आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। शुरुआत करेंगे ब्रेकफास्ट बिना ब्रेक की। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर हो रहे किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कोर्ट आज मामले की सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम की बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन से जुड़ी अब तक 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। याचिका में कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए दिल्ली बॉर्डर से किसानों को हटाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इससे सड़कें ब्लॉक हो रही हैं, इमरजेंसी और मेडिकल सर्विस भी बाधित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों को सरकार की ओर से आवंटित तय जगह पर जाना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए। किसानों से जुड़ी एक और याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अर्जी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को किसानों की मांग पर विचार करने का निर्देश दे। याचिका में एनएचआरसी किसानों पर हमले के संबंध में मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ी एक जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश भी दिया गया है। दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ 21 दिन से किसानों का आंदोलन जारी है। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर किसान अड़े हैं तो सरकार संशोधन का प्रस्ताव दे रही है। कृषि कानून को लेकर किसानों और केंद्र सरकार में गतिरोध जारी है। किसान जहां अपनी मांगों पर अड़े हैं तो वहीं सरकार भी साफ कर चुकी है कि कानून किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा। किसान लगातार सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा रहे हैं, साथ ही वो अपने आंदोलन को भी गति दे रहे हैं। किसानों ने आज दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर को ब्लॉक करने का ऐलान किया। किसान संगठनों का आरोप है कि सरकार बाहर से आने वाले लोगों को घुसने नहीं दे रही है। किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए आना चाहते हैं लेकिन सरकार उन्हें रोक रही है। किसानों ने इस दौरान सरकार पर जमकर निशाना साधा। किसानों का कहना है कि ये सरकार अंबानी और अडानी की सरकार है, हम इसको अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। भारतीय किसान यूनियन के यूपी से आए पदाधिकारियों ने कृषि भवन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और तीनों नए कृषि सुधार कानूनों का पुरजोर समर्थन किया। किसान आंदोलन का आज 21वां दिन है। किसान नेताओं की बयानबाजी अब तीखी हो रही है। किसान नेता अब सरकार पर सीधे वार कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने तंज कसते हुए कहा कि कृषि मंत्री भी किसान हैं, उन्हें बताना चाहिए कि उनकी फसल कितने में बिकी और क्या उन्हें अपनी फसल की एमएसपी मिली है। अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। बादल ने कहा कि बीजेपी ही असली टुकड़े टुकड़े गैंग है। सुखबीर सिंह बादल ने किसानों के साथ बातचीत विफल न रहने के बाद बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो समुदाय के बीच दरार पैदा कर रही है, उन्हें बांट रही है। सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट कर कहा, इस पार्टी ने राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाया है, इसने हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाने का काम किया है। उत्तराखंड के हल्दू-चौड़ में किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष ने कहा कि कृषि कानून पूरी तरह किसान हितैषी है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां किसानों को भड़का रही हैं। किसान यूनियन का कहना है कि मोदी सरकार किसानों की आय दोगुनी करना चाहती है और ये बिल मील का पत्थर साबित होगा। रुद्रपुर में 17 दिसंबर को किसान बिल के समर्थन में एक विशाल महासभा होगी, जिसमें नैनीताल समेत प्रदेश के दूसरे हिस्सों से भी बड़ी तादाद में किसान शामिल होंगे। किसान आंदोलन से दिल्ली की मंडियों में सब्जियों की आवक प्रभावित हुई। एशिया की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी आजादपुर में सब्जियों की आवक में 50% तक कमी आई है। किसान बिल के विरोध को देखते हुए बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। वाराणसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किसान सम्मेलन में विपक्षी पार्टियों को जमकर घेरा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसान बिल किसानों के हित में है। इस बिल में किसानों के हितों का पूरा ख्याल रखा गया है। डिप्टी सीएम मौर्य ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने किसान के हित के लिए नया कृषि कानून बनाया है, जिसमें किसानों को लाभ मिलेगा। आज फिर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, जहां पर किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने द प्रेसिडेंशियल ईयर्स किताब को छपने से रोकने की अपील की है। उनका कहना है कि किताब में प्रणब मुखर्जी से जुड़े जो संस्मरण लिए जा रहे हैं उनमें कुछ मोटिवेटेड। किताब पर पूर्व राष्ट्रपति की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भाई के बयान का विरोध करते हुए कहा कि सस्ते प्रचार के लिए बुक का प्रकाशन रोकने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। पीएम मोदी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरा होने के अवसर पर आज दिल्ली में वॉर मेमोरियल पर विजय मशाल जलाएंगे। वॉर मेमोरियल पर लगातार जलती रहने वाली ज्योति से 4 विजय मशाल जलाई जाएंगी और इन्हें 1971 के युद्ध के परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेताओं के गांव में ले जाया जाएगा। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान पोलवरम परियोजना की संशोधित लागत के प्रस्ताव को मंजूरी देने और निवार तूफान के चलते हुए नुकसान के मद्देनजर बाढ़ से राहत देने की मांग भी की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एसोचैम की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आगामी बजट को लेकर सरकार को कई सेक्टर से सुझाव मिल रहे हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल ट्रांजैक्शन की सुविधा देने के लिए डाक पे ऐप लॉन्च किया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहे। ऐप के जरिए डिजिटल सेवा के साथ साथ बैंक और डाक से जुड़ी हुई कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। ऐप से यूपीआई को जोड़ा जाएगा और अब जिससे डिजिटल ट्रांजैक्शन हो पाएगा। दिल्ली में चल रहे मेयर धरने में बीजेपी नेता विजय गोयल साइकिल से पहुंचे। सीएम केजरीवाल से एमसीडी की बकाया भुगतान देने की मांग की। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। विदेश मंत्री के साथ बैठक के बाद एस जयशंकर ने बताया कि संबंधों को मजबूत करने को लेकर हमारे बीच बातचीत हुई है। बैठक में 5 बड़ी थीम पर भी चर्चा की गई। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब प्रकाश जावड़ेकर और शिक्षा मंत्री निशंक से भी मिलेंगे। मुलाकात के कोई अहम मुद्दे होंगे जिन पर बातचीत होगी। उधर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सीएम ममता ने अपने भाषण में जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी कल दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सूत्रों की माने तो जल्द ही शुभेंदु बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां तेज हो गई हैं। 17 दिसंबर को चुनाव आयोग की टीम बंगाल जाएगी। 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उपचुनाव आयुक्त दौरा करेंगे। बंगाल में अधिकारियों से भी चुनाव को लेकर चर्चा होगी। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश और एम्स प्रशासन से बातचीत के बाद नर्सों की हड़ताल खत्म। एम्स की 5000 नर्स वेतन बढ़ोतरी समेत दूसरी मांगों को लेकर हड़ताल पर थी। आज निर्भया कांड की 8वीं बरसी है। निर्भया के पिता ने कहा, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के 7वें चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। इस चरण में कश्मीर की 18 सीटों और जम्मू की 13 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। भोपाल में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पूरे देश में किसान नए कृषि बिल को लेकर नाराज हैं। इस बिल से किसान प्रताड़ित हो रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शक्ति एक्ट को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि इसे जल्दबाजी में पारित किया गया तो ये प्रभावी नहीं होगा। इस बिल को हमें अगले सत्र में ले जाना चाहिए। कमल हासन ने रजनीकांत के साथ राजनीतिक गठबंधन को लेकर सकारात्मक संकेत दिए। उन्होंने कहा कि अगर हमारी विचारधारा समान है और इससे लोगों का भला होता है तो हम एक दूसरे के सहयोग के लिए तैयार हैं। हरिद्वार में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक झपकियां लेते हुए नजर आए। कृषि कानून के फायदे बताने के लिए पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। एनसीबी ने ड्रग्स मामले में एक बार फिर से अर्जुन रामपाल को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। अभिनेता को दूसरी बार पूछताछ के लिए समन भेजा गया।
श्रीगंगानगर के विराट ट्रेवल्स में एक पार्सल आने से हड़कंप मच गया। दरअसल पार्सल पर ISI लिखा था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में निर्माणाधीन नर्सिंग होम का छज्जा गिरने से 5 मजदूर इसमें दब गए, जबकि एक महिला श्रमिक की हादसे में मौत भी हो गई। गाजियाबाद पुलिस ने एक चोरी का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी के 22 लाख और 45 लाख के जेवर भी बरामद हुए। बरेली में पूर्व सांसद अतीक अहमद के साले जाकी अहमद के आलीशान गेस्ट हाउस को निगम अमले ने बुलडोजर चलाकर गिरा दिया। जाकी ने PTA की अनुमति के बगैर ये निर्माण करवाया था। मुरादाबाद में गर्भवती महिला के धर्म परिवर्तन के बाद निकाह मामले में हुई जांच में पीड़िता के बालिग होने का खुलासा हुआ है। पीड़िता को जिला महिला अस्पताल से उसके ससुराल भेज दिया गया। गाजियाबाद में एक युवती की लाश पंखे से लटकती हुई मिली है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवती ने 2 साल पहले ही लव मैरिज की थी। मैनपुरी में हेल्थ एक्सपर्ट सूरज सिरोही ने पुलिस के जवानों का ट्रीटमेंट किया। सूरज सिरोही यूपी योद्धा प्रो कबड्डी के फिजियो हैं और बिना एक्सरे बिना MRI के शरीर के किसी भी जॉइंट में आए गैप को ठीक कर देते हैं। देहरादून में कर्मकार कल्याण बोर्ड में हुए घोटाले में सरकार के अधिकारी भी कार्रवाई की जिद में आ गए हैं। विपक्ष इस मामले की CBI जांच की मांग कर रही है। यूपी के सुल्तानपुर में पुलिस ने 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के पास से अवैध असलाह भी बरामद किया है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज को मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। इन्हें PGI रोहतक से हालत बिगड़ने पर मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया। कोविड-19 के ट्रायल वैक्सीन लगाने के बाद कोविड पॉजिटिव हुए थे। देश में कोरोना की रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटे में 22,065 मरीज सामने आए। देश में कोरोना से 24 घंटे में 354 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना के अब तक 99,06,165 केसेस सामने आ चुके हैं। इनमें से 3,56,546 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में 1,617 नए मामले सामने आए हैं। 41 की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना से अब तक 6,10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 5 लाख के पार है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 3,442 कोरोना के केस सामने आए। 70 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 18 लाख के करीब पहुंच गई है। वहीं राज्य में अब तक 48,339 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। नया साल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। उम्मीद की जा रही है कि 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी अगले साल से बढ़ जाएगी। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने अटल पेंशन योजना और नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर डाटा जारी किया है। इसके तहत बीते 1 साल में इन योजनाओं में जुड़ने वालों की संख्या में 21.35% की बढ़ोतरी हुई है। लॉकडाउन के कारण वाहन उद्योग को रोजाना 2300 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। सेक्टर में करीब 3,45,000 लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। महिंद्रा एंड महिंद्रा जनवरी से पैसेंजर और यात्री दोनों सेगमेंट के वाहनों की कीमत में इजाफा करने का ऐलान किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी ने कहा, अगले 2 दशक में दुनिया की 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में एक भारत होगा और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से ज्यादा होगी। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीसंत को मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए चुना गया है। 7 साल का प्रतिबंध झेलने के बाद श्रीसंत पहली बार किसी टीम में आधिकारिक तौर पर चुने गए। लंबे समय से अपनी फिटनेस को लेकर सुर्खियों में रहे भारतीय ओपनर रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए। सूत्रों के मुताबिक रोहित टीम इंडिया के साथ तीसरे टेस्ट मैच से जुड़ सकते हैं। आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली नंबर 2 की पोजीशन पर पहुंच गए हैं। वहीं अजिंक्य रहाणे ने भी बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप 10 में वो पहुंच गए।
इंडियन सुपर लीग में जमशेदपुर एफसी और मुंबई सिटी एफसी के बीच में खेले गया मैच ड्रॉ रहा। 13 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर मुंबई पहुंच गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस साल रिपब्लिक डे पर होने वाले समारोह के चीफ गेस्ट होंगे। इस बात की जानकारी ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने दी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने एंटी रेप ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी। इसके तहत पूरे देश में ऐसे मामलों की सुनवाई और जांच के लिए सिस्टम बनाया जाएगा। यूरोपीय यूनियन की सख्ती के बाद अब अमेरिका ने तुर्की के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका ने तुर्की पर ये प्रतिबंध रूसी मिसाइल प्रणाली खरीदने के बाद लगाए। अमेरिका जल्द ही कोरोना वायरस की दूसरी वैक्सीन मॉडर्ना को मंजूरी देने की तैयारी कर रहा है। शुक्रवार को एफडीए ने इस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को हरी झंडी दे सकता है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 7 करोड़ 35 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 16 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 27 लाख 7 हजार के पार चली गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 47 हजार के पार है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 70 लाख के पार है, जबकि मरने वालों की संख्या 3 लाख 9 हजार से ज्यादा। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1 लाख 81 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 69 लाख 34 हजार से ज्यादा संक्रमित हैं। मैक्सिको में कोरोना से अब तक 1 लाख 14 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 लाख 55 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हैं।